बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम बात करेंगे कि जो आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ब्लड टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं और ब्लड टेस्ट किस स्टैंडर्ड से होने चाहिए, और लैब जो है वो उसको किस तरह परफॉर्म करती हैं। फिर लैब के अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं, और इसके अलावा फिर लैब रिपोर्ट्स जो आती हैं, जो कॉमन टेस्ट होते हैं, लोगों को आम रूटीन में उनके नाम का पता होता है। इन टेस्टों में बेसिकली आपका जो डॉक्टर होता है वो क्या चीज़ देखना चाह रहा होता है, या वो आपकी बीमारी की इन्फेक्शन वायरल हो या बैक्टीरियल हो, उसको किस तरह देखता है, या उस रिपोर्ट्स में और क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। इन सारे मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर आबदा इकबाल, जो कि प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं। चूँकि जो लैब का स्ट्रक्चर होता है या लैब के अंदर जो परफॉर्मेंस हो रही होती है टेस्ट की, जो इनके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, इनकी सुपरविजन में जो ये सारे ब्लड टेस्ट हो रहे होते हैं, ब्लड टेस्ट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इसकी रिपोर्ट्स जो है उसकी मोटी मोटी बातें जो आम पब्लिक को पता होनी चाहिए वो क्या हैं। इन सारे मौज़ूआत पर हम डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि हमने जब भी आपसे कुछ वक्त मांगा कि हमारे लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए उनको कोई फार्मूला बताया जाए, तो आपने फौरी हमें टाइम दिया, तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैडम, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी एंड योर पर्सनैलिटी। हमारी आवाम जानना चाहती है प्रोफेसर डॉक्टर आबदा इकबाल क्या हैं। मैं डॉक्टर साहब बस मेडिसिन की पहले, और एक रिमोट एरिया से मेरा ताल्लुक था, साहिवाल से। जी जी। तो लाहौर आके मैंने पढ़ा, फिर यहीं पर लाहौर में जिस सलमा मैटर से पढ़ा उसी में सर्व किया फॉर 33 इयर्स। माशाल्लाह। और उसमें 3-3.5 साल मैंने किंग एडवर्ड में किया। बाकी मेरा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, वहीं पर ज़्यादा मेरी सर्विस है माशाल्लाह। और अब मैं आफ्टर रिटायरमेंट में 2 इंस्टीट्यूशंस में काम कर रही हूँ, अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। वहाँ पर एक तो अलनूर डायग्नोस्टिक सेंटर है, जी जी, बड़ा मशहूर। हाँ जी, और एक मेमोरियल के अपोजिट। हाँ जी बिल्कुल, और एक मिड सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, जो जेल रोड वाला है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमने देखा है कि आपको दुनिया घूमने का भी बड़ा शौक है, एक्सपोजर आप काफ़ी देखती रहती हैं दुनिया का, तो उससे क्या फ़ायदा होता है? वो सफ़र जो है ना जी, सफ़र तो बहुत कुछ आप लर्न करते हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे। मैंने 1-2 ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जिसके साथ मैं जाती हूँ, फॉरेन टूर में जाती हूँ। तो उसमें एक तो बहुत क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल से आपकी मुलाकात होती है, बड़े लोगों से, और हर बंदे से आप एक नई चीज़ सीखते हैं। ठीक। तो मुझे बहुत पसंद है, और नई जगह देखना। अल्लाह का हुक्म भी है कि अल्लाह ने बहुत प्यारी दुनिया बनाई है, उसको देखें और अप्रिशिएट करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने सफ़र की बात की, तो इसी तरह हम देखते हैं पेशेंट भी सफ़र कर रहे होते हैं। हाँ जी, बीमारियों, वो अंग्रेजी वाला सफ़र है। तो पेशेंट भी जो है वो बीमारियों के साथ जब लड़ रहे होते हैं, उनको बुखार हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी हो, कोई फ्री डिस्पेंसरी हो, कोई जीपी क्लिनिक हो, कोई कंसल्टेंट हो, तो वो फौरी तौर पे मरीजों को ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कहता है कि जी आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लें। जी जी। ब्लड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि कॉमन टेस्ट सीबीसी होता है। सीबीसी टेस्ट क्या है, इसकी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? सीबीसी एक तो बड़ा कॉमन है, सिंपलेस्ट है, ठीक, और मेरा ख्याल है कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों का इसमें पता चलता है। ठीक है। सीबीसी इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक। और ब्लड में क्या कुछ होता है, ब्लड में एक तो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। दूसरे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स, और एक उनका होता है प्लेटलेट्स। वो ये 3 चीज़ों से ब्लड बनता है, और चौथा उसमें जो लिक्विड होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अब ये है कि आरबीसी की मॉर्फोलॉजी देख के हम पेशेंट की कंडीशन देख सकते हैं कि कितना अनीमिया है उसको। ठीक है।
क्या उसको कोई अगर कोई इनहेरिटरी डिजीजेस तो नहीं है उसमें। ठीक है, इसमें एचबी का लेवल कम होता है। हाँ जी, एचबी का लेवल कम होता है। एचबी की हम उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो भी टेस्ट हो जाती हैं, उससे पता चलता है कि कोई इनको मसले तो नहीं है। ठीक है। दूसरा WBC में ये है कि इन्फेक्शन कहीं है कि नहीं है। उसमें अगर तो एक्यूट इन्फेक्शन है, एक तो होता है ना कंप्लीट WBC काउंट, फिर उसका आगे डिफरेंशियल काउंट आ जाता है। उसमें 3-4 तरह की टाइप्स होती हैं WBC की। एक होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं, फिर न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिर मोनोसाइट्स होते हैं, और फिर ये इओसिनोफिल्स होते हैं। अब जो न्यूट्रोफिल अगर ज़्यादा होंगे तो एक्यूट इन्फेक्शन शो करेंगे। अगर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं, एज का भी इफेक्ट होता है। बच्चों में लिम्फोसाइट का ज़्यादा होना नॉर्मल है। ठीक है। एडल्ट में लिम्फोसाइट ज़्यादा होना क्रॉनिक इन्फेक्शन शो करता है, किसी इन्फेक्शन को शो करता है। हाँ जी। तो इसी तरह बच्चों में अगर उलट हो जाए, यानी न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाए और वो फिर उसका कम हो जाए, तो उसका फिर गड़बड़ है। ठीक है। तो बहुत सारी मतलब एक तो RBCs को देख के एनीमियाज का पता चलेगा। ठीक। और WBC से इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो, किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में, इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ जी। दूसरा कोई ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं, ठीक, उसमें पता चलता है। ठीक है। फिर कोई अगर कैंसरस कंडीशंस हैं, ब्लड की जैसे ल्यूकीमियाज हैं, ठीक है, वो पता चलता है। ठीक है। और कहीं यही है इसमें। और प्लेटलेट्स जो है वो आपके ना ब्लीडिंग को रोकती है, कोएगुलेशन में काम आते हैं। ठीक है। तो अगर ब्लड कोएगुलेटिव डिसऑर्डर्स कोई हो, जिसमें खून का बहना मतलब वो लगातार बहता रहे, जमे ना, बंद ना हो, उसमें प्लेटलेट्स की असेसमेंट होती है। फिर और बहुत सारे इंडिकेशंस इससे मिल जाते हैं, जैसे कोविड में प्लेटलेट का कम होना। ठीक है। इसी तरह जो आपका डेंगू है, उसमें प्लेटलेट्स का कम होना। ठीक। तो बहुत सारी चीज़ों का ये इंडिकेशन दे देते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ रिपोर्ट्स में प्लेटलेट ज़्यादा भी देखे हैं। हाँ जी, वो कुछ कंडीशन होता है या वैसे होते नहीं हैं? नहीं, वो उसके बन ही ज़्यादा रहे होते हैं थ्रोम्बस है। वो हो सकता है कि कहीं उसकी कांस्टेंट ब्लीडिंग हो रही हो इंटरनल, ठीक है, तो वो फिर प्लेटलेट्स ज़्यादा बनाता है, वो ज़्यादा बना के उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। कोई ना कोई वजह होती है उसकी। ठीक है। तो डेंगू में डॉक्टर साहब हम जैसे देखते हैं कि कुछ पेशेंट जब रिकवर होते हैं तो उनके प्लेटलेट ऊपर भी जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ हमने देखा कि वो बिल्कुल ही लो चले जाते हैं। तो ज़्यादा लो होने से क्या नुकसान होता है इसका? ज़्यादा लो होने से ब्लीडिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। आपके स्किन के नीचे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, पेटिकी से बन जाते हैं, ब्रूजेस बन जाते हैं। तो उसको फिर रोकने के लिए हम प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट देते हैं उनको, यानी प्लेटलेट से अलहदा करके ना ब्लड से, जी जी, उसको फिर वो पेशेंट को प्योर प्लेटलेट्स ही दिए जाते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी कंडीशन। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, CBC की जैसे हम बात कर रहे थे, तो CBC में एक TLC और DLC का भी एक हमने TLC इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट WBC को कहते हैं सर, वाइट ब्लड सेल को। और डिफरेंशियल DLC इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। वो मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं उसमें। जी जी, दोनों में आ जाते हैं DLC और TLC। हाँ, TLC। अच्छा, तो इसकी आप डिटेल क्या बताने लगी थी अभी? वो मैंने बताया है कि टोटल इंक्रीज हो जाना ठीक शो करता है कि इन्फेक्शन है कहीं। ठीक है। और अब डिफरेंशियल करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रही है पेशेंट को, पुरानी है इन्फेक्शन, या कोई अभी एक्यूट इन्फेक्शन हुई है। ठीक है, वो पता अच्छा चलेगा। डॉक्टर, हमने ये देखा कि CBC में जब हम देखते हैं कि HB का लेवल लो है या HB पूरा है, हाँ जी, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हमारे कंसल्टेंट जो है वो आपको इसके अलावा भी वो कहते हैं सीरम आयरन करवाएं और डिफरेंट और टेस्ट करवाएं ताकि हम देखें तो उसके क्या। अगर हीमोग्लोबिन उसकी ठीक है फिर तो नहीं मेरा ख्याल है इंडिकेशन होनी चाहिए। समटाइम ये होता है कि पेशेंट की कंप्लेन स्टिल होती है, रंग भी उसका पीला होता है, लेकिन रिपोर्ट आपकी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है। रंग पीला होने की और वजूहात भी है ना। ठीक है, हाँ जी, उसमें अगर आपका यानी सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि बिलीरुबिन ज्यादा हो तो वो भी हो सकता है, और वो एक और कंडीशन होता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, यानी आप कहते हैं कि CBC में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा जा सकता है जिसमें इन्फेक्शन है। अनीमिया को तो सही वो बताता है, अनीमिया की टाइप्स भी हमें पता करने के लिए फिर आगे फर्दर हमें करने पड़ते हैं। अगर उसकी एक जैसे हमने दे दिया कि टोटल क्या है और डिफरेंशियल क्या है, और रेड सेल की फिर मॉर्फोलॉजी बताने के लिए स्मीयर बना के माइक्रोस्कोप पे देख के बताते हैं। अगर उसमें RBCs छोटे साइज के ज़्यादा हैं तो वो आयरन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। अगर बड़े बड़े होंगे
और अनीमिया है उसमें, और सेल साइज जो है ना नॉर्मल लिम्फोसाइट से बड़ा है, ठीक, तो उसका मतलब है कि उसमें B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। ठीक है। और अगर मिक्स्ड है, यानी छोटे भी हैं काफ़ी और बड़े बड़े भी हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों टाइप की डेफिशिएंसी हो सकती है। दोनों में डेफिशिएंसी। अच्छा, अब इसमें यह है कि इन्वेस्टिगेशन फर्दर इसको करने के लिए हम इसको कहते हैं कि आप फेरेटिन कराएं। ठीक है, सीरम फेरेटिन, सीरम फेरेटिन, सीरम ये आयरन, ठीक, और TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC, हाँ जी, ये भी एक टेस्ट, हाँ ये भी टेस्ट है। ये तीनों ये किस्म का अनीमिया प्रोफाइल है, उसको जानने के लिए कि ये कौन सा अनीमिया है। ठीक है। तो इसमें अगर सीरम आयरन पूरा है, फिर इसमें विटामिन B12 और फोलिक एसिड की भी मतलब हो जाता है, उसकी भी जरूरत पड़ जाती है कि वो देखते हैं वो लोअर साइड पे है या नॉर्मल है या क्या है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं थैलासीमिया का आजकल बड़ा वो है, तो क्या CBC में कोई इंडिकेशन होती है कि ये थैलासीमिया की इंडिकेशन होती है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है, उसकी हीमोग्लोबिन टाइप्स हम देखते हैं। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन A जो है ना वो तो नॉर्मल है, ठीक है, और फीटल हीमोग्लोबिन अगर किसी में परसिस्ट करती है थ्रू आउट हिज एडल्ट लाइफ, तो वो थैलासीमिया में जाता है। ठीक है, उससे पता चल जाता है कि पता चल जाता है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि CBC में एक टेस्ट लोग आम करवाते हैं ESR जी। तो ESR किस कैटेगरी की इन्फेक्शन को शो? ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। ठीक है। जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है उसमें जो होता है ना प्लाज्मा, उसमें प्रोटीन ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। उसकी वजह से जो सेल्स हैं ना RBCs, वो एक दूसरे से क्लम्प शुरू कर देते हैं। ठीक। जब क्लम्पिंग हो जाती है वो हैवी हो जाते हैं, वो जल्दी बैठना शुरू हो जाते हैं नीचे। ठीक है। ये इसको टेस्ट करते हैं एक लंबी सी ट्यूब में डाल के, तो 1 घंटे के लिए ब्लड को स्टैंड कर देते हैं। ठीक है। तो उसका जो फॉल होगा वो उसका ESR होगा। यानी पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना है? 1 घंटे में जितना भी है। अगर उसने 10 मिलीमीटर फॉल किया है तो 10 है, अगर 60 किया है तो 60 है, अगर 100 किया है तो 100 है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रेलिवेंट जैसे ESR है और एक टेस्ट है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, CRP और ESR में फर्क किस तरह और इन्फेक्शन में क्या फर्क है? इन्फेक्शन में दोनों वैसे जो है ना ये तो बताते हैं कि इन्फेक्शन है, ठीक है, ये नहीं बताते कि इन्फेक्शन कहाँ है, ठीक है, और कितनी है। ठीक है, ना साइट बताते हैं ना उसकी टाइप बताते हैं, लेकिन इतना इंडिकेशन हो जाता है कि ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है। दोनों में फ़र्क ये है कि एक तो जो CRP है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा सेंसिटिव, हाँ जी, और वो ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शंस में आता है, ठीक है, एकदम से राइज करता है, और जैसे ही अगर आप वो ट्रीट कर लेते हैं पेशेंट को तो एकदम से फॉल करता है, ठीक है, नीचे भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाता है, जो कि ESR के साथ ऐसे नहीं है। वो आराम से राइज करता है और फिर आराम से जाता है, यानी जैसे आता है वैसे ही जाता है। तो इसलिए जब हम ट्रीट कर रहे होते हैं ना पेशेंट को, तो इंडिकेटर के तौर पे CRP इज मोर हेल्पफुल, ठीक है, और वो थोड़ा सा, लेकिन दूसरा ये कि ये शो करता है एक्यूट इन्फेक्शन को। ठीक है, ये ESR जो है ना वो ज़्यादा राइज करता है क्रॉनिक इन्फेक्शंस में, क्योंकि उसने आराम से राइज होना है, तो क्रॉनिक भी देर से चल रही होती है, तो साथ साथ वो राइज होकर ज़्यादा हो जाता है। हाँ जी। और CRP अचानक से आता है, जब इन्फेक्शन आएगी वो एकदम से राइज करेगा, इन्फेक्शन जाएगी, करेंगे तो वो अगले दिन ठीक आप कर देते हैं, अगले दिन आपका CRP नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मौसम बदलता है, तो बदलते मौसम के साथ हम देखते हैं कि लोगों को जॉइंटिस, पीला यरकान शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें ABCDE, ये हम कर लेते हैं, तो इसमें जो सबसे कॉमन टेस्ट आम क्लिनिक पे किया जाता है वो है LFT। पहले तो मैं ये बता दूं कि हेपेटाइटिस है क्या। जी जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, ठीक है, जिगर की सोजिश, ठीक। अब इसकी कई वजूहात है, ठीक है, वायरल भी हो सकती हैं, ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक भी हो सकती है, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, कोई मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, ठीक है, बथेरा काफ़ी चीज़ें हैं, जी ऑटोइम्यून भी हो सकती है, ठीक है, ऑटोइम्यून को भी थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं जी बिल्कुल, कि जब आपकी बॉडी अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे और वो लिवर के अगेंस्ट बनाना शुरू कर दे, ठीक है, तो फिर ये हेपेटाइटिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब जो वायरल है वो बहुत सारी टाइप्स हैं उसकी, ठीक है,
मेन जो हैं वो 5 है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए, जी। बी, सी, डी एंड ई। ठीक है। ठीक है। अब इसमें से 2 जो है ना वो तो है ये वाटर बॉर्न, ठीक है, यानी वो आलूदा पानी से, खाने पीने से। उसमें है हेपेटाइटिस ए और ई एंड ई। ठीक। ठीक। ये दोनों जो हैं, जब हम मतलब गर्मियों में ये होता है कि ये टेम्परेचर उनको सूट कर जाता है, फ्लरिश कर जाती हैं चीज़ें। ठीक है। सर्दियों में वो थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करती, तो नंबर वायरल लोड जैसे या बैक्टीरियल लोड इतना नहीं बनता कि बॉडी में जब जाए तो बॉडी उसके साथ फाइट कर लेती है। ठीक। इसलिए ये सर्दियों में कम होती है इन्फेक्शन। ठीक है। और गर्मियों में ज़्यादा? गर्मियों में वो बाहर से हमें डोज ही काफ़ी मिल जाती है। ठीक है। तो उसका, और दूसरा ये कि जो भी स्ट्रीट पे फूड्स हैं जो हम अनहाइजेनिकली प्रिपेयर्ड और अनहाइजेनिकली जगह पे आपको कलवंजी, शिकंजवियां इस तरह ये फिर ये है कि ये गंदे नाले हमारे ओपन है। हाँ जी। वहाँ से मक्खियाँ भी पानी पीती हैं और फिर वो रूह अफ़ज़ा भी पीती हैं आके। ऐसे ही। तो इसलिए वहाँ से बच्चे स्कूल के अक्सर पकड़ते हैं ये जो हेपेटाइटिस ए है ना, स्कूल के बाहर वो रेडी वाले ठेले वाले होते हैं, किस्म की जगह लगी। वो फिर वो बच्चों के लिए ज़रा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और एहतियात यही है कि गर्मियों के दिनों में, ख़ासतौर में बरसात में, बाहर से चीज़ ना खाई जाए। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, कॉमन टेस्ट LFT लोग करवाते हैं। हाँ, LFT में क्या चीज़ें होती हैं और LFT को कैसे रिपोर्ट को देखते हैं? LFTs जो है ना वो है लिवर का एक किस्म का फंक्शन, लिवर फंक्शन टेस्ट ही कहते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड है और LDL HDL है जो कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल एंड हाई डेंसिटी। नहीं, LFT की अगर हम बात करें, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन में, हाँ जी, उसमें ये भी आते हैं सारे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये तो लिपिड प्रोफाइल में आ जाएंगे। लिपिड प्रोफाइल। LFTs के ऊपर हम बात करेंगे। LFTs में जैसे हम बिलिरुबिन देख लेते हैं। हाँ जी 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 जी, हाँ जी, मैं उसके साथ जरा, हाँ, तो उसमें ये जॉन्डिस को मेजर करने के लिए हम देखते हैं टोटल बिलिरुबिन कितनी है और जो है टोटल ALT और AST को भी हम देख लेते हैं। वो एंजाइम्स भी देखते हैं जो रेज करते हैं जब लिवर में खराबी होती है। तो LFT यानी इंडिकेट कर देता है कि इसको हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस है। आगे हमने देखना है कि इसको कौन सी हेपेटाइटिस है, किस टाइप की है, उसके टेस्ट आते हैं। फिर अगर वायरल है तो वायरल सारी प्रोफाइल हम करेंगे, उसमें ए का भी करेंगे। और ए का इतना नहीं होता, ट्रांजिएंट होता है, एकदम से तबीयत खराब होती है, उसके बाद अगर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें तो पेशेंट ठीक भी फटाफट हो जाता है। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर आबदा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं और मज़े की गुफ्तगू जारी है। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। खून के जो टेस्ट लैब के अंदर होते हैं उन रिपोर्ट्स को कैसे देखा जाता है, उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस प्रोफाइल जब हम कराते हैं तो हेपेटाइटिस की टाइप कितनी होती हैं, फिर उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, उसको तशखीस करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट कब कब करवाया जाता है और उसकी वैल्यू, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर आबदा इकबाल, जो कि प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं। वो आपको बता रही थी कि CBC की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है और CBC की जो रिपोर्ट हम करवाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, फिर हेपेटाइटिस क्या है, LFT क्या है। अब जो है ना वो मैडम से हम आगे गुफ्तगू जारी रखते हैं। अच्छा मैडम, जैसे हमने हेपेटाइटिस की बात की तो आपने कहा कि हेपेटाइटिस A और E ये तो पानी से, आलूदा माहौल से, इस तरह से होता है। तो इनकी जो हमने टेस्ट करवाना होता है हेपेटाइटिस A और E का, वो स्क्रीनिंग होता है, एलाइजा होता है, क्या होता है? स्क्रीनिंग तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं ना, पेंडेमिक हो गया है ना, एक वबाई फैल गई है, तो उसमें पहले फौरी करते हैं कि पॉजिटिव है, स्क्रीनिंग करते हैं। लेकिन जब स्पोरेडिक केसेस के करते हैं तो फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसका एलाइजा करें या PCR करें। ठीक है जी। एलाइजा और PCR में फ़र्क क्या है मैडम? एलाइजा जो है ना एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोअसे है। इम्यूनोअसे को अगर आसान लफ्ज़ों में बताएं तो जो एंटीबॉडीज जिस्म में बनती हैं उसका, और उनका नंबर निकाल लिया जाता है कि कितनी कैलकुलेशन है। नहीं, वो स्पेसिफिक बनती हैं हर एंटीजन के लिए। ठीक है। जो अगर हमारे पास एक चीज़ उसमें नोन होती है,
ठीक है। अगर हमने एंटीबॉडीज मालूम करनी है तो हमारे पास वायरल जो है एंटीजन वो नोन होगा। ठीक है। अगर उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इसमें ये एंटीबॉडीज हैं। ठीक है। और अगर हमें एंटीजन मालूम करना है कि कौन सी चीज़ हमारे मतलब इन्फेक्शन कर रही है तो उसके अगेंस्ट हम नोन हमारी वो रिएक्शन करने के लिए चीज़ होगी, तो जो स्पेसिफिक होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो ये एलाइजा में एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से है। इसमें एंजाइम जो है ना उसके साथ लिंक करते हैं उसको एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन को। अगर वो दोनों रिएक्शन शो करते हैं तो वो एंजाइम के साथ लिंक हो जाते हैं। तो वो एंजाइम जो है ना वो जब हम उसको सबस्ट्रेट के साथ करते हैं ट्रीट तो वो कलर चेंज देता है। ठीक है। तो कलर चेंज से पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो जो पीसीआर है वो एक निहायत, ये भी सेंसिटिव है, ये भी बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, लेकिन सेंसिटिव है और पीसीआर हाँ पीसीआर भी। लेकिन एलाइजा में हम जैसे अगर कम है मतलब अगर इन्फेक्शन अभी बहुत प्रिलिमिनरी है, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन पीसीआर में अगर एक भी उसमें वायरस या बैक्टीरियम आ गया है, ठीक है, उसकी डीएनए को वो मल्टीप्लाई कर देता। दिस इज पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है। पॉलीमरेज एक हम उसमें एंजाइम यूज करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन है वो, उसको ना एक को वो मल्टीप्लाई कर, चेन रिएक्शन है ना, मल्टीप्लाई करता रहता है 1 2 4 6 जैसे एक्सपोनेंशियल उसकी वो, और लाखों में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो अगर वो एक भी हो तो हम मिस नहीं करते। दैट इज मोर सेंसिटिव। वो पीसीआर में आ जाएगा। वो पीसीआर में। और जो एलाइजा है उसमें जो अगर हमें शक पूरा है और एलाइजा भी नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम पीसीआर भी करवाएंगे। यानी पहले स्क्रीनिंग हुई, उसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव वो आप पहले अगर तो मतलब अगर वो है एक ही केस है और ज्यादा नहीं आ रहे तो आप एलाइजा ही करवाएं। ज्यादा उसकी डिटेल पे जाएंगे। हाँ जी, उसी में जाएंगे। पहले तो होता था ना कि लोगों ने किया एलाइजा में अगर आ गया है तो फिर उसमें फिर हमें पीसीआर में जाना पड़ता है, क्योंकि पीसीआर एक क्वांटिटेटिव है एक क्वालिटेटिव है। ठीक है। एक बताता है कि है भाई इसमें इन्फेक्शन, एक बताता है कि कितनी है। उसमें वायरल लोड क्वांटिटेटिव में कितनी क्वांटिटी है, हाँ क्वालिटेटिव में कौन सा है। ठीक है। यानी आम लोगों को ये पता होगा ना कि 2 पीसीआर क्यों है। हाँ 2 पीसीआर। क्वालिटेटिव में उसकी क्वालिटी पता चलेगी कि ये हेपेटाइटिस बी है, सी है, कौन सा है। ठीक है ना। और जब उसकी क्वांटिटेटिव है तो उसमें नंबर पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है। अच्छा मैडम, ये हम जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई की हमने बात की 5 टाइप्स के। हाँ जी। इसमें से आपकी नज़र में ज़्यादा खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा है? हेपेटाइटिस थोड़ा कम जो है वो ए ही है। बी भी जो है ना इसको ये क्रॉनिसिटी में चला जाता है और लिवर को फिर डैमेज करता है। ठीक है। ये बी जो है ये ब्लड बॉर्न है और अब हमारे यहाँ कम हो गया है क्योंकि अब जो ट्रांसफ्यूजन जीन्स में, हाँ जी जीन्स में नहीं इतना जा सकता, ये जेनेटिक नहीं है इसकी, बी। ठीक है। जेनेटिक इसमें कोई भी नहीं जाता। ठीक है। जाते सारे थ्रू बॉडी फ्लूइड्स हैं। ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन ये हो सकती है कि एक पेशेंट है हेपेटाइटिस बी की खातून है और उसको जब वो बेबी अगर वो डिलीवरी होती है तो उस बच्चे में जा सकती है वर्टिकल। उसमें फिर ये होता है कि उसको फौरी तौर पे उसको उसके अगेंस्ट वैक्सीनेट करते हैं ताकि वो उसको बचाया जा सकता है। ठीक। हाँ जी। और जो सी है हेपेटाइटिस सी जिसको लोग काला यरकान समझते हैं जी, वो ब्लड बॉर्न है ना। ठीक है। बी भी और सी भी। ठीक है। और जो डी है ना वो भी, लेकिन वो डी से लिंक करता है। हाँ जी, वो इसलिए वो अकेला नहीं जा सकता। जब तक अगर पेशेंट में बी होगा पहले तो आगे डी होगा, फिर होगा डी। हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, ये जो हम वायरल लोड देखते हैं क्वालिटेटिव में या क्वांटिटेटिव के अंदर, तो वो वायरल लोड में हम रिपोर्ट देखते हैं, एक होती है डिटेक्टेड, एक होती है नॉट डिटेक्टेड। हाँ जी। तो आम बंदा इसको क्या समझे? डिटेक्टेड जो पॉजिटिव और नेगेटिव समझे इसको। ठीक है। हाँ जी। यानी डिटेक्टेड है तो पॉजिटिव है और नॉट डिटेक्टेड है तो नेगेटिव, उसमें नहीं मिला ही नहीं है। हाँ जी, मिला ही नहीं है। अच्छा, इसमें वायरल लोड अगर ज्यादा हो कम हो जितना भी हो, लेकिन अगर आ गया तो इसका मतलब है ट्रीट करवाना पड़ेगा। जी कराना है। और उसमें वायरल लोड जो है ना वो एक किस्म का हम असेसमेंट करते हैं अपनी ट्रीटमेंट की सक्सेस के लिए भी, कि कितना उस पर असर हो रहा है। ठीक है। वायरल लोड कम हो रहा है तो उसका मतलब है हम उसको सही ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। तो वो पीरियोडिकली फिर कराना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये जो पीसीआर या डीएनए हम इसको जो कहते हैं, ये जो टेस्ट होते हैं, ये किस एज से लेके किस एज तक या हर एज में करवाए? हर एज में कराए जा सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, किसी का भी। हाँ जी, नॉन इन्वेसिव ही है ना। आपने
कई जगह तो आप ब्लड भी नहीं लेते, आप जैसे बक्कल स्मीयर ले लेते हैं, तो जैसे कोविड में नेजल स्मीयर थी, तो इसी तरह। यानी वो मैं यही अगला सवाल करना चाह रहा था कि ब्लड के अलावा भी हम पीसीआर कर सकते हैं? बिल्कुल, ब्लड के अलावा पीसीआर हर सैंपल पे हो सकता है। ठीक है, तो यानी अगर स्टूल पे भी हो सकता है, यूरिन पे भी हो सकता है, हर जगह जहां आप सस्पेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शन है। ठीक है, स्प्यूटम पे भी हो सकता है, जैसे टीबी के लिए अगर है वो, उसके लिए भी उसके लिए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा मैडम, जैसे हम हेपेटाइटिस की जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जिगर के ऊपर बेशुमार किस्म के वायरल लोड होते हैं, जिसमें से 5 लोड तो हमने मेन बता दिए। हाँ। अब इसमें एक बायोप्सी टेस्ट भी होता है, जो लोग कहते हैं जी बायोप्सी करते हैं, तो बायोप्सी में बेसिकली देखा क्या जाता है? बायोप्सी में तो उसकी सेल टाइप देखी जाएगी ना, वो ज्यादातर ये जो है ना कार्सिनोमा, कैंसर वगैरह में, अगर वो उसमें एक पीस निकाल के लैब में भेजते हैं, पीस लेके देखते हैं। हाँ जी, छोटा सा पीस होता है, वो जो बायोप्सी है ना वो एक नीडल जैसे होती है, बड़ी सी। ठीक है, बायोप्सी नीडल होती है, वो अंदर डालते हैं, तो वो ऐसे होता है, उसका मुंह थोड़ा सा कम आगे से होता है और पीछे से थोड़ी सी ब्रॉडन होती है, तो जैसे उसको घुसाते हैं वो एक पीस को पकड़ लेती है, तो जब आप निकालते हैं तो वो निकलता नहीं है, तो वो आ जाता है साथ। इसको बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी होती है। बायोप्सी बॉडी के किसी भी हिस्से से, हाँ जी, किसी छोटा सा पीस लेने को बायोप्सी कहते हैं। ठीक। एक्सीजन बायोप्सी वो होती है जिसमें पूरा ही वो आप जो अगर कोई लिम्फ नोड आपकी बड़ी हुई है और पूरी लिम्फ नोड निकाल लें तो, और उसकी आगे टेस्टिंग करें, तो दैट इज एक्सीजन बायोप्सी। ठीक है। अच्छा मैडम, यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ लोगों की अपेंडिक्स या कोई भी सर्जरी होती है, उसके बाद वो सर्जरी का जो पीस रिमूव किया जाता है, तो अक्सर सर्जन इसको कहते हैं कि इसको लैब में भेजें बायोप्सी के लिए, तो उसको भेजने का मकसद क्या होता है? क्या वो कैंसर वगैरह की अलामतें देखनी होती है? जी, देखनी होती है, इन्फ्लेमेशन देखनी होती है, ये देखना होता है सोजिश हुई क्यों। हाँ जी, नहीं, उसमें ये देखना होता है कि हमने ऐसी गलत तो नहीं निकाल दी। ठीक है, यानी जो भी पार्ट निकाला है, हाँ जी, इन्फेक्टेड था नहीं इन्फेक्टेड था नहीं था। हाँ जी, और वैसे तो मतलब ये है कि जाहिर है पेशेंट के लिए भी वो कई दफ़ा तो आपका ना कोई एक पैरासाइट जाके उसको ऑक्लूड कर देता है। जी बिल्कुल। तो जब आपका वो आती है अपेंडिक्स, उसके कट सेक्शन में हमें पैरासाइट के कट सेक्शन नज़र आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये पैरासाइट्स की वजह थी जो जिस वजह से ये हुआ। हाँ जी, ताकि उस वजह को प्रॉपर ट्रीट किया। इन्फ्लेमेशन उसमें शो हो जाती है, उसमें न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन हुई होती है। ठीक है। हाँ जी, वो काफी कुछ पता है, इसलिए यानी वो करवाना जरूरी है। जो भी पीस आप निकलवाते हैं सर्जिकली, उसका ये हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन बड़ा जरूरी है, ताकि पता चले कि वो वजह क्या। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा मैडम, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल RFT, रेनल फंक्शनल टेस्ट, गुर्दों का जो टेस्ट होता है, इसके साथ ना अक्सर रिपोर्ट्स में, पहले तो नहीं होता था, ये पिछले सालों में हमने देखा कि डेवलप हुआ कि EGFR भी उसका निकालते हैं जी। एस्टिमेटेड क्या चीज़ है? एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है। ये ग्लोमेरुलस जो है ना हमारा एक किस्म का, वहाँ पे छलनी लगी हुई है हमारे किडनी में। ठीक है। और वहाँ से वो टॉक्सिन्स या जो जहरीले मादे हैं वो निकाल देता है, और जो सही वाले हैं वो वापस फिर ब्लड में फेंक देता है। ठीक है। तो रेट हमने देखना होता है कि जो टॉक्सिन्स या जो हैं वो सही तरीके से निकाल रहा है ये सही रेट पे। ठीक है। और अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो 60 से अबव, ठीक है, नॉर्मल होता है। एजेस के साथ डिफरेंट थोड़ा सा फर्क पड़ता है इसको, कि जितनी एज बढ़ती जाएगी फिल्ट्रेशन रेट कम होता जाएगा। ठीक है। तो 60 से ऊपर जितना भी हो अच्छा है, यानी 60 से ऊपर इसकी रिपोर्ट आनी। हाँ, और 60 से नीचे फिर ये कम है, और 15 से नीचे हो तो इसका मतलब है कि आपके किडनीज फेल हो चुके हैं। ठीक है। और उसमें आपको वो करानी पड़ती है डायलिसिस। क्योंकि अक्सर हमने देखा ना कि लोग हमारे पास आते हैं रिपोर्ट लेके, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे 15% 20% रह गए। ये जैसे CRP बहुत सेंसिटिव है ना, उसी तरह ये सेंसिटिव एक किस्म का टेस्ट है। ये आपको उस वक्त बता देता है जब अभी पूरे सिम्टम्स नहीं आए होते किडनी के, एडवांस में आपको बता देता है कि गड़बड़ होने वाली है, इसको यानी किडनी डिजीज की तरफ जा रहे हैं। किडनी फेलियर तो बहुत देर में आता है ना। किडनी CKD जो है ना, उसमें आप क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ उसकी तरफ पहले आपको पता चल जाता है और आप उसको रोक सकते हैं ना, यानी एडवांस में उसकी आप प्रॉपर उसमें जैसे अगर कोई ड्रग्स हैं आप ले रहे हैं जो किडनी डैमेज कर रही हैं आपकी, या कोई इस तरह की खुराक खा रहे हैं जो किडनी डैमेज कर रही है, या ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं है, वो कर रहा है गड़बड़,
तो इस तरह की पहले से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और किडनी डिजीज से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ रिपोर्ट्स हमारी नज़र में गुजरी हैं जिनका EGFR जो है ना वो 100 से भी ऊपर है। TGFR, ये RFT जो रिपोर्ट होती है, जैसे आपने कहा 60 तक है, यानी 60 से ऊपर होना चाहिए। नहीं वो 100 बहुत अच्छा है। वो मैं कहता हूँ कई रिपोर्ट्स में हमने देखा 103, वो यंग लोगों में ज्यादा होगा ना। अच्छा, वो ज्यादा होगा। हाँ, मेरी उम्र में 60, 70, 80 हो सकता है। ठीक है। आपकी उम्र में मेरा ख्याल है कि जरा 100 से ऊपर भी आ सकता है। हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा ना एज के साथ कम होता है। अच्छा, एज के साथ वो डाउन होता है। हाँ जी, जितनी एज होगी ना उसके नॉर्मल दिए होते हैं उसके साथ रेंजेस। ठीक है। अच्छा मैडम, PCR और DNA ये सेम एक ही टेस्ट होता है? DNA टेस्ट जो है ना, PCR में तो आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं ना, उसमें वायरल DNA भी है, और DNA टेस्टिंग जो है वो टिपिकली आपका एक ह्यूमन DNA को मैच करना होता है। ठीक है। उसके वेरियस यूजेस आपको अब काफ़ी पता ही होंगे और लोगों को भी काफ़ी पता है, क्योंकि ये DNA टेस्ट में एक पैटर्निटी इशू आ जाता है। ठीक है। वो या फिर जैसे इमिग्रेशन इश्यूज हैं। ठीक है। कोई एक बच्ची वहाँ अगर सेटल्ड है और वो अपनी वालदा को स्पॉन्सर करना चाहती है, तो उसका मदर DNA करवाते हैं कि ये वाकई इसका रिलेशन है या नहीं। हाँ जी, रिलेशन है कि नहीं, ये वैसे ही मां बना ली। बहन भाइयों को इस तरह करके इस तरह की चीज़ों में यूज़ होता है। फिर ये कि जैसे क्राइम सिचुएशन में जो अगर किसी कोई DNA मिलता है वहाँ से, कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड या कोई उसका, तो वो फिर सस्पेक्ट से उसको मैच किया जाता है। ठीक है। और दूसरा, अब आपने जैसे ये हादसा हुआ है इंडिया का, जी जी, उसमें बॉडीज इतनी बर्नट आउट हो गई थी कि वो पहचाननी मुश्किल थी, तो वो DNA टेस्टिंग के साथ ही उन्होंने उनके पता चला कि ये किस किस से हाँ जी रेलिवेंट है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, जैसे आपने ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट की बात की, तो TB टेस्ट के लिए लोगों का ये ख्याल होता है कि बलगम सुबह की देनी चाहिए या किसी वक्त की भी जो आपने फ्लूइड देना, तो कौन सा बेहतर होता है? प्रॉपर जो टाइम है ना जी बलगम देने के लिए, सुबह का टाइम ही है। प्रॉपरली उठते हैं, खाने से पहले, ब्रश करने से पहले आप प्रॉपरली कफ्ड आउट स्पेसिमेन होना चाहिए, गले से नहीं। ठीक है। जोर लग के जो अंदर से जो बलगम निकले ना वही आएगी, वरना गले में तो कुछ नहीं होगा। वो तो आम रूटीन में। हाँ जी, अक्सर सैंपल बहुत ख़राब होते हैं, उसका भी हमारे पास एक क्राइटेरिया है, उसको 0 ग्रेड का और 10 ग्रेड का सैंपल होता है, जिसमें अगर पस सेल्स उसके एक्सीड कर रहे हैं एपिथेलियल सेल से, तो इसका मतलब है कि ठीक है, और अगर एपिथेलियल सेल ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वो गले से ही उसने दे दिया, स्लाइवा है और कुछ नहीं है, उसका मतलब सही उसमें सैंपल नहीं ठीक, और फिर रिजल्ट भी ज़ाहिर है उसके अकॉर्डिंगली ख़राब ही आता है। ठीक हो गया। तो मैडम, इस तरह जब हम TB का एक माइक्रोडोट टेस्ट भी होता है, अब डॉक्टर साहब सारे जो है ना ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब 2 ही टेस्ट हैं इसमें, एक कल्चर है। ठीक है। TB कल्चर से होगा या TB कल्चर होगा? हाँ, स्प्यूटम से होगा। TB कल्चर है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है। और एक PCR है। ठीक है। और PCR से भी ऊपर हम कल्चर को समझते हैं। ठीक है। क्योंकि कल्चर में आपके पास ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है। फिर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयों से ये सेंसिटिव है। ठीक है। TB के भी बहुत सारे MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट आ गए हैं, तो इसलिए वो भी टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि उससे चीज़ें कंफर्म हो जाए। हाँ, कंफर्म हो जाएं कि हम कौन सी दवाई दें, और जब टारगेट वाली मेडिकेशन हम यूज़ करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस भी कम होगी ना। ठीक होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़े खूबसूरत मुदल्लल अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की, और मैंने कोशिश की कि पब्लिक के लिए जितने भी आसान अल्फाज में सवाल आपसे निकलवाए जा सकें, तो मैंने भरपूर कोशिश की। नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर आबदा इकबाल हमारे साथ मौजूद थी। प्रोफेसर डॉक्टर आबदा इकबाल का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, आप डॉक्टर साहब पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो जब टेस्ट करवाते हैं, होम सैम्पलिंग करवाते हैं, तो किस स्टैंडर्ड को फॉलो करें? देखिए जी, मेरा आपको पैगाम ये है कि अच्छी लैब का इंतखाब करें, जो अच्छी खूबसूरत, मतलब बिल्डिंग या लोगों से नहीं होती, उसकी यह है कि एक्रेडिटेशन क्या है, वो PHC से, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड हो, फिर वो जो ISO सर्टिफिकेशन वगैरह उसकी हुई हो, कैप के अंडर हो। ये इस तरह की लैब होनी चाहिए जो अपने टेस्ट्स को एक्सटर्नल एंड इंटरनल उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज करके अपने रिजल्ट्स देते हैं। उस तरह की लैब के पास जाएं जो
कीमत कम लेते हैं और सही फिर वो टेस्ट नहीं करते, और बगैर टेस्ट किए भी कई ऐसी जो मशरूम लैब्स हैं वो बगैर टेस्ट किए ब्लड को देख के भी कई लोग रिपोर्ट दे देते हैं। तो इस तरह की लैब से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा कि हमने ब्लड टेस्टों के ऊपर बात की कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्ट पढ़ने का तरीका, सैम्पलिंग का तरीका एक पैथोलॉजिस्ट आपको बेहतर अंदाज में बता सकता था, क्योंकि लैब उन्हीं के अंडर चल रही होती है, उन्हीं की सुपरविजन में चल रही होती है। तो लैब के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस को ये देख रहे होते हैं। तो उन्होंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स बेसिकली कब करवानी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, रिपोर्ट्स पढ़ने का तरीका क्या है, इन्फेक्शन लोड किस तरह देखा जाता है, वायरल लोड और जो आपका बैक्टीरियल होता है उसके लिए क्या क्या हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, और उन टेस्टों की सैम्पलिंग किस तरह की जाती है, कैसे करनी चाहिए, कौन सा टाइम होना चाहिए और किस तरह यह देना चाहिए। ये सारी बातों के ऊपर हमने कोशिश की कि हम प्रोफेसर साहबा से ये सारी बातें जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें रह गई हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें उस पर गाइड करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को देखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर प्रोफेसर साहबा से कई नई चीज़ें जानने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई आगाही चाहिए हो, कोई आप मालूमात लेना चाहते हो, प्रोफेसर साहबा से रब्ता करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी राय है उसका इजहार कीजिए। आपकी राय का हम एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में बाकी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। मुझे प्रोफेसर साहबा और हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ नए सवालों जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।